जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर के विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग कल के पिछले वीडियो में इन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग ये अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित टॉपिक था और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किया गया था। तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण से जितने प्रश्न अभी आए हैं उसी का यहाँ पर दिया गया है विवरण। अब हम लोग उस प्रश्नों से संबंधित अन्य विषय को भी देखेंगे जो अन्य आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, या हम ये कहें कि प्रकाश संश्लेषण के पूरे अवधारणा, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आए हुए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे उस प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है और क्या जो दिया गया है वो सत्य है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण का उतोत्पाद है। ठीक, और ऑप्शन आपके सामने सही जवाब दिया गया है ऑक्सीजन गैस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण का उतोत्पाद क्या है। उतोत्पाद का मतलब बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इस पर हम लोग चर्चा करें। तो प्रकाश संश्लेषण ये पेड़ पौधों के द्वारा किया गया वह क्रिया है जिस क्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो पौधों के भोजन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? तो इन्हें उत्पादक वर्ग में रखा जाता है। ठीक, ये उत्पादक होते हैं और जितने जीव जंतु, मनुष्य सहित जितने जीव जंतु हैं ये सब क्या हैं? ये सब उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, क्योंकि अपने भोजन का निर्माण करने में ये असमर्थ होते हैं और अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों के उत्पाद पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक, तो चलिए अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करें कि यह कैसी क्रिया है, तो यह है उपचयन अपचयन की क्रिया है। उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन की क्रिया है। उपचयन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन की क्रिया है। ठीक, ऑक्सीडेशन। और अपचयन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया होती है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो एक उपचयन और अपचयन की क्रिया है। ठीक, अब अगला प्रश्न पूछेगा कि उपचयन और अपचयन में किसका उपचयन अर्थात किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर उपचयन होता है जल का, अर्थात H2O का उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये उपचयन की क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन की क्रिया, तो उपचयन की क्रिया को हम कहते हैं टूटने की क्रिया। इस क्रिया में कोई भी चीज टूटता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टूट जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से देखिए, अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि उपचयन किसका हुआ, तो आप बताएंगे जल का होता है, और जल के उपचयन से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को आवश्यक हाइड्रोजन आयन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो हाइड्रोजन की प्राप्ति वो कैसे करता है? जल से करता है, अर्थात जब जल का उपचयन होता है तो जल के उपचयन के पश्चात जो हाइड्रोजन निर्माण होगा वही हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे उपभोग कर लेते हैं। और यह जो ऑक्सीजन ये है, ये ऑक्सीजन क्या होता है? ये वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। ठीक, अर्थात
यही जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है। यही प्रश्न अगर हम दूसरे रूप में पूछें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात वातावरण या वायुमंडल में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, तो यह ऑक्सीजन जल के उपचयन से ही प्राप्त होता है। और जल के उपचयन के पश्चात जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसी गैस को वातावरण में लास्ट में बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब यहां से देखें कि पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, तो चलिए इस पर हम लोग विचार करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे अगर हम अब ध्यान दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और यही वह गैस है जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक, अब ग्रहण करने के पश्चात जब इसे H2O अर्थात जल मिल जाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल के भाग में, क्लोरोफिल वाले भाग में, इन दोनों की उपस्थिति में जब प्रकाश भी मिल जाता है और क्लोरोफिल भी मिल जाता है, तब इसी की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होता है, इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक, और यही पौधों का द्वारा निर्मित मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है। ठीक, तो ऑक्सीजन गैस हवा में मुक्त हो जाता है और ग्लूकोज के रूप में अर्थात कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा ग्रहण किया गया मुख्य गैस कौन सा है, तो पौधों के द्वारा ग्रहण किया गया मुख्य गैस कौन सा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और बदले में वातावरण में ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं। अगला प्रश्न होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके उपस्थिति में होगा या कौन सा पदार्थ अनिवार्य है, तो यहाँ से आप देखिए कि अनिवार्य पदार्थ की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए क्या क्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो अनिवार्य रूप से होने की बात अगर हम करें तो अनिवार्य क्या क्या होना चाहिए, अनिवार्यता यहाँ पर है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा है जल का, तीसरा है प्रकाश का और चौथा है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल। ठीक, तो ये चार चीज प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए आवश्यक या अनिवार्य घटक होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उपचयन के लिए हमको जल चाहिए, ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए जल चाहिए और रिडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसी प्रकार से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो ये चार आवश्यक घटक हुए इसके। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, तो आवश्यक घटक हमारे प्रकाश हैं, क्लोरोफिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। ठीक, ये अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा है, तो क्लोरोफिल क्या है, तो पौधों में जो लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड, पौधों में उपस्थित लवक, तो ये तीन प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक, जिसे हम कहते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक, तो यहाँ से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधे के किस लवक में होगी,
तो पौधों के हरित लवक अर्थात हरे भागों में होती है, मुख्यतः पत्तियों में। ठीक, यह मुख्यतः पत्तियों में पाया जाने वाला एक लवक है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इसी हरित लवक वाले भाग में अर्थात क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में एक विशेष भाग पाया जाता है जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल वाले भाग में स्पेशली क्लोरोफिल अर्थात पूरे क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, ये क्लोरोप्लास्ट के पूरे भाग में ना होकर केवल क्लोरोफिल वाले भाग में होगा। और उसी क्लोरोफिल में यह पाया जाता है मैग्नीशियम का एक अणु, मैग्नीशियम का एक अणु पाया जाता है और इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस लवक में होगा, तो आप क्या लगाएंगे, लवक होगा तो क्लोरोप्लास्ट लगाएंगे, और क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होगा तब आप क्लोरोफिल लगाएंगे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, लवक पूछे तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में तब आप क्लोरोफिल लगाएंगे। ठीक, इसी क्लोरोफिल से संबंधित एक प्रश्न और आपको बता दें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में भी दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है इसका ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ठीक, पहले भाग को कहते हैं ग्रेना भाग और दूसरे को स्ट्रोमा भाग। तो क्लोरोफिल के हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी क्लोरोफिल में होगा, तो क्लोरोफिल के ग्रेना में कब होती है और स्ट्रोमा में कब होती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह कहां पर होगी, तो क्लोरोफिल के ग्रेना वाले भाग में होगी। यह प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय क्रिया होती है, अप्रकाशीय क्रिया, तो यह अप्रकाशीय क्रिया कहां पर होगी, यह होगा स्ट्रोमा वाले भाग में। तो यह भी याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के ग्रेना में कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो प्रकाशीय अभिक्रिया, और क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो अप्रकाशीय क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला इसका होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक, प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा इसका होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक, तो ये भी प्रश्न याद रखिए कि कितने प्रकार की यह क्रिया होती है, तो दो प्रकार की, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी, तो क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। इसे भी याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रेना और स्ट्रोमा में मिलाकर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल वाले भाग में संपन्न होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप में दिया गया है कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक, तो यहां पर इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो यहां से ये प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला सबसे हिट प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, अर्थात ये चेंज हो जाता है। और किस ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो इसका भी उत्तर आपको बताया गया भी, उसे फिर से आप समझिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया, देखिए कि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल अर्थात H2O। ठीक, इन दोनों को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के क्लोरोफिल वाले भाग में ये जब दोनों आकर मिलते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आकर मिलेंगे तो यहाँ से हमको क्या बन जाता है, C6H12O6। ठीक, तो यहाँ से जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ये ग्लूकोज जो है इसमें जो कार्बन है
ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, जो ऑक्सीजन है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, और इसके बाद जो ऑक्सीजन गैस हवा में मुक्त होती है, यह ऑक्सीजन गैस यह जल से प्राप्त होता है। ठीक, तो हवा में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है, जबकि ग्लूकोज के निर्माण के लिए जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए, जो यह प्रकाश ऊर्जा को लिया गया, ये प्रकाश ऊर्जा ये किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, तो यह रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, एक प्रकार का रसायन है कार्बोहाइड्रेट, तो यह प्रकाश ऊर्जा अब कार्बोहाइड्रेट में बदल गया, और इस हम कार्बोहाइड्रेट को जो ऊर्जा कहते हैं ये होता है रासायनिक ऊर्जा। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए, प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, दूसरी चीज यहां पर और कुछ चीजें आपको बता दें। अभी हम लोग प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पौधों के द्वारा ग्रहण किया गया मुख्य गैस कौन सा है, तो हमने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो पौधे देखिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये दो प्रकार के यहाँ पर हैं, या तो स्थलीय पौधे हैं, स्थलीय पौधे, ठीक, या तो जलीय पौधे। ठीक, अर्थात कुछ पौधे जल में रहते हैं और कुछ पौधे स्थल पर, जैसे नीम, आम, पीपल, बबूल, ये सब स्थलीय पौधे हैं, जबकि शैवाल, हाइड्रिला ये सब जलीय पौधे हैं। तो यहाँ पर जो स्थलीय पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। ठीक, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जबकि जो जलीय पौधे होते हैं वो अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घुलनशील लेते हैं, जल में घुलनशील रूप में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इसको क्या बताएंगे, वायुमंडल से और जल से। ठीक है, वायुमंडल से और जल से। अर्थात प्रश्न की प्रकृति अगर इस रूप में हो कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति, ठीक है, कहाँ से होता है। ठीक, तो प्राप्ति कहाँ से हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वायुमंडल से भी हो रहा है और जल से भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्गीकरण नहीं किया गया है कि स्थलीय पौधे कि जलीय पौधे। यहाँ केवल ये पूछा जा रहा है कॉमन रूप से कि पौधे लेते कहाँ से हैं, तो पौधे स्थलीय पौधे वायुमंडल से ले लेते हैं और जलीय पौधे जल में घुलनशील रूप में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से पौधों को कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो वायुमंडल और जल दोनों से मिलता है। लेकिन अगर यही प्रश्न इस रूप में पूछे कि स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, स्थलीय पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, तब केवल वायुमंडल लगाएंगे, और जलीय पौधों को कहाँ से होता है तब क्या लगाएंगे, ये जल में घुलनशील रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए दूसरी चीज जल से संबंधित, ये जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, तो जल को मूल रोमों से ग्रहण करते हैं, जड़ों की बालों से, मूल रोम से। ठीक, जिसे हम कह सकते हैं जड़ों की बालों से ग्रहण करते हैं। ठीक, अर्थात अपने जड़ से लेते हैं और भूमिगत रूप से प्राप्त करते हैं, या जली होंगे तो जल से सीधे ले लेंगे। अब यहाँ से जब ये जड़ से जल को ग्रहण करते हैं तो यह जल पत्तियों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पत्तियों में हो रही है। तो जाइलम ऊतक के माध्यम से जड़ से ये कहाँ पहुँचा देते हैं, तो यह जल जड़ से पत्तियों तक जाइलम ऊतक के द्वारा पहुँचता है, जाइलम ऊतक, इसे याद कर लीजिए, जाइलम ऊतक के द्वारा। ठीक, और यहाँ से जब पत्तियों में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यह इनका मुख्य भोजन है। तो इस भोजन को तो बनाते हैं पत्तियों में, लेकिन इस भोजन की आवश्यकता पौधों के सभी भागों को होगी, अर्थात तनों को भी होगी, टहनियों को भी होगी और जड़ों को भी होगी। तो जड़, तने और टहनी सबको यह भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज
कैसे पहुंचाया जाएगा, तो ये फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पहुंचाया जाता है, फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। ठीक, तो फ्लोएम ऊतक के माध्यम से इस भोजन को पौधे अन्य भागों तक पहुंचा देते हैं और जड़ से ग्रहण किया गया जल जाइलम ऊतक के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसे भी याद रखिए, फ्लोएम और जाइलम को। ठीक, जाइलम के संबंध में एक चीज और आपको बता दें, प्रश्न पूछा भी जाता है लेकिन दूसरे रूप में पूछा गया है। हम जानते हैं कि प्रश्न बार बार आया है विभिन्न एग्जामों में कि पौधों की जो आयु होती है, पौधों की आयु की गणना कैसे की जाती है, तो इसका उत्तर भी हम जानते हैं, वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर, वार्षिक वलयों जिसे हम कहते हैं छल्ले। ठीक, वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर। ठीक, तो हम इनकी संख्या को गिनकर बता देते हैं कि पौधे कितने वर्ष के हैं। जैसे जब हम उनके तनों को काटते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे छल्ले दिखाई देते हैं जिसे हम वार्षिक वलय कहते हैं, और इन्हीं वलय को हम काउंट कर लेते हैं और ये बता देते हैं कि पौधों की इस समय वर्तमान आयु कितनी है या कितना साल पुराना पौधा ये रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न तो ये बार बार पूछा गया है। अब ये प्रश्न दूसरे रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रश्न इस रूप में पूछे कि पौधों के आयु की गणना वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है, तो यह वार्षिक वलय किसके बने होते हैं, तो यह जो वार्षिक वलय होते हैं ये हमेशा जाइलम ऊतक के बने होते हैं, अर्थात जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को गिनकर ही। तो ये भी याद रखिए कि किस ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु की गणना की जाएगी, तो उत्तर लगाएंगे जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर। ठीक, दूसरी चीज, यही प्रश्न दूसरे रूप में ध्यान रखिए कि वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु की प्राप्त करने की गणना जो की जाती है, यह गणना की विधि क्या कहलाती है, तो वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर पौधों के आयु की गणना की विधि, इसे हम कहते हैं डेंड्रेकोलॉजी। ठीक, डेंड्रेकोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि वार्षिक वलय की संख्या गिनकर पौधों की आयु की गणना करना डेंड्रेकोलॉजी कहलाता है, यह विधि है। ठीक, इसी विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात डेंड्रेकोलॉजी विधि में हम पौधों की आयु की गणना प्राप्त करते हैं। और कैसे करते हैं, तो वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर, जिसमें जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर हम उसकी आयु का गणना करते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, हमने आपको बताया था कि अभी इसके पहले वाले प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। ठीक, तो यहाँ से हमने आपको बताया था, अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक है। ठीक, दूसरा इसमें हमने आपको बताया था कि जल भी होना चाहिए, H2O ये भी होना चाहिए, क्योंकि इसका अपचयन होता है और इसका उपचयन होता है। तीसरा देखिए, हमने आपको बताया कि यह प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ठीक, प्रकाश होना चाहिए। और चौथा हमने बताया था क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार आवश्यक घटक हैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या दिया है, सूर्य प्रकाश, तो जाहिर सी बात है प्रकाश होना चाहिए। ऑक्सीजन दिया गया है, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की कहीं पर जिक्र किया गया है चार घटक में, तो ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा। जल का जिक्र किया गया है, तो जल भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर उपस्थित है। तो ये चार पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक हैं। ऑक्सीजन को क्यों आवश्यक घटक नहीं माना जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक, ऑक्सीजन
पौधों का उत्पाद होगा, प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट होगा, अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तब ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन इसके द्वारा मुक्त किया गया एक गैस है, इसकी आवश्यकता पहले नहीं है क्योंकि यही तो बन रहा है। तो निर्माण होने के पहले इसकी कहाँ से आवश्यकता होगी या कहाँ से आएगा? तो यही तो निर्मित हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आवश्यक घटक चारों याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी में दिया गया है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। तो देखिए इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है तो ये आता कहाँ से है? तो ये कहाँ से आया है? तो हमने बताया था कि जल के उपचयन से। ठीक, तो जल का जब उपचयन होता है अर्थात ऑक्सीडेशन होगा तो इसी ऑक्सीडेशन की क्रिया से यह जल मुक्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, अर्थात जब हम जल को तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है और यही ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होता है। ठीक, तो इसी हमने हमने आपको इस पर चर्चा किया था कि वातावरण में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ये जल से प्राप्त होता है। इस पर हम लोग पहले भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो जितने प्रश्न यहाँ थे इस पर हम लोग चर्चा किए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है। ठीक, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं कहलाती है। तो हमने अभी तुरंत बताया था, पहले ही उसमें पहला ही प्रश्न यहीं से शुरुआत किए थे। ये इसकी परिभाषा भी बता सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी यही है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल को प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो भोजन निर्माण की यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो पौधों के भोजन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, याद रखिए। ठीक, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लवक के रूप में उत्तर दिया गया है। यह प्रश्न लवक के रूप में है, प्लास्टिड के रूप में। ठीक, तो अगर प्लास्टिड के रूप में प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, किस लवक में होगी, तो यह प्रश्न का उत्तर लवक के संदर्भ में है। तो अगर लवक के संदर्भ में होगा तो क्या लगाएंगे? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होगा? तो क्या लगाएंगे? क्लोरोफिल वाले भाग में। ठीक, याद रहेगा, ये क्लोरोफिल वाले भाग में होगा। और किस लवक में होगा? तो क्लोरोप्लास्ट में। अभी हमने आपको बताया था 3 प्रकार के लवक के विषय में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो यहाँ पर लाल प्रकाश। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के संदर्भ में हमने जो 4 आवश्यक घटक बताया था उसमें से ही एक आवश्यक घटक है प्रकाश। प्रकाश ये आवश्यक घटक है। तो प्रकाश देखिए हम ये जानते हैं कि सूर्य प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। ठीक, 7 रंग के किरण होते हैं। अब इन 7 रंग के किरण को हम इसके तरंग दैर्घ्य के आधार पर अगर बताएं तो उसका सूत्र आप लोग जानते हैं, विबग्योर। तो यहाँ से देखें नीचे से ऊपर अर्थात बढ़ते तरंग दैर्घ्य की क्रम में। तो यहाँ से सबसे पहले आता है बैगनी। ठीक, दूसरा है जामुनी, तीसरा है नीला, चौथा है हरा, पांचवा है पीला, छठवां है नारंगी और सातवां है लाल। ठीक, तो ये 7 रंग होते हैं सूर्य प्रकाश में। इन 7 रंग के किरणों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये लाल होता है और सबसे कम क्रियाशील अगर पूछे कि सबसे कम किस रंग के किरण में होगा तो सबसे कम बैगनी रंग में होता है और सर्वाधिक लाल रंग में होता है। ठीक, ये भी प्रश्न याद रखिए। तो यहाँ सर्वाधिक पूछा गया है तो लाल लगाएंगे और यही प्रश्न अगर सबसे कम पूछा जाता तो बैगनी लगता। तो दोनों प्रश्न यहाँ से नोट कर लीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग प्रकाश संश्लेषण से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा किए और उन प्रश्नों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण का पूरा चैप्टर देखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।